हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे। एमसीक्यू सीरीज़, सैम्पल पेपर सीरीज़ के नए एपिसोड के साथ मैं आपके सामने हूँ। आज हम 17 एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो मैंने आज की इस वीडियो के लिए सिलेक्ट किए हैं। डेली बेसिस पे वीडियो बनाना थोड़ा सा मेरे के लिए डिफ़िकल्ट इसलिए हो रहा है कि क्योंकि मुझे कोरोना है। अभी आज मेरा 14th डे है। स्टिल जो है इसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो मेरे ऊपर काफ़ी वाइटल हैं, जिसकी वजह से कंसिस्टेंट रहना बड़ा मुश्किल काम होता है। और इस वजह से मैं 2 दिन बाद कोई ना कोई कोशिश करता हूँ कि आपके लिए एक वीडियो लेके आई जाए। तो ये सैम्पल पेपर की वीडियो है और इसमें आपके काफ़ी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस होने जा रहे हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो जो मैंने प्लान की है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होगी। नेक्स्ट 2 वीडियोस आप कह सकते हैं, क्योंकि ये जो सैम्पल सीरीज़ मैंने 6 वीडियोस मैंने इसके ऊपर बनानी थी, तो ये 4th वन है। 5th 6th वन बहुत इम्पॉर्टेंट होने जा रही है। तो होपफुली मेरी कोशिश होगी कि नेक्स्ट यानी टुमारो मैं वो बनाऊँ। और नेक्स्ट 2 वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट होंगी एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि बहुत ट्रिकी भी हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट भी हैं। और उन एमसीक्यूज़ में से काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ आपके पास पेपर्स में ऑलरेडी आ भी चुके हैं। सो रिपीट होने के चांसेस भी होते हैं, और वो एमसीक्यूज़ क्योंकि इम्पॉर्टेंट है तो उससे आपकी एनालिटिकल एबिलिटी काफ़ी इम्प्रूव होगी। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट एमसीक्यू फॉर टुडे। अ स्टेबल मार्केट इक्विलिब्रियम इज अ प्राइस क्वांटिटी पेयर। बड़ी सिंपल सी बात है। स्टेबल मार्केट इक्विलिब्रियम आपके पास, दिस इज योर स्टेबल मार्केट इक्विलिब्रियम, ठीक है जी। एनी चेंज इन दिस इक्विलिब्रियम विल ब्रिंग यू बैक ऑन पॉइंट ई एट विच क्वांटिटी इक्वल्स प्राइस नो to which the market will tend to return after a temporary stochastic disturbance. Yes, अगर temporary कोई change आ जाए तो it will bring you back on the equilibrium at which total revenue achieves a local maximum, इसका कोई ताल्लुक नहीं है, at which the elasticity of supply and demand are both equal to unity. अब क्या होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट इसको ले लेंगे, इधर कंफ्यूज हो जाएंगे डी में। बात ये है कि बात हो रही है स्टेबल मार्केट इक्विलिब्रियम की, ठीक है जी। तो स्टेबिलिटी में आपकी जो चेंजेस हैं, एनी चेंज विल ब्रिंग यू बैक ऑन द इक्विलिब्रियम, ये कंडीशन आपने बतानी है कि टेम्परेरी डिसइक्विलिब्रियम आए तो आप वापस आ जाए। सो फॉर विच देयर इज़ नो नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन। सो भाई ज़रूरी नहीं होता मार्केट इंटरवेंशन, तो आपने इसी में ही देखी है ना। मतलब कोई भी हो, सप्लाई डिमांड ग्रेटर हो, जो भी हो, तो गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरवेंशन, मिनिमम वेज और मैक्सिमम प्राइस। तो ये क्या होता है, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन। तो इसलिए ये कंडीशन भी नहीं है। बात स्टेबिलिटी की हो रही है, तो उसमें आपने ये बताना है कि इक्विलिब्रियम से डिसइक्विलिब्रियम की तरफ जाएं तो यू विल बैक ऑन द इक्विलिब्रियम। सो स्टेबिलिटी के लिए आपके पास बी आंसर सूटेबल है। Okay, the next important MCQ is related to rational expectations, is most accurately associated with the notion that. So, rational expectation क्या है, अब अपने इसमें से देखना है। Economic policy is ineffective and should not be used in a discretionary way. Rational expectation ये बिल्कुल नहीं है। It is always possible to reduce inflation without recession by, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। टैक्स एडजस्टमेंट विल हैव नो इफेक्ट, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। पीपल ऑलवेज यूज एज मच इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल इन फॉर्मिंग एंड एक्टिंग अपॉन देयर एक्सपेक्टेशन ऑफ द फ्यूचर। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ योर रैशनल एक्सपेक्टेशन। तो इसे गौर से देखना है। दिस इज एग्जैक्टली योर डेफिनेशन ऑफ रैशनल एक्सपेक्टेशन व्हेन यू आर फॉर्मिंग योर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर, और आप अपनी ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए फ्यूचर के इकोनॉमिक वेरिएबल को जज करते हैं। दिस इज द आंसर, दिस इज योर आंसर। ओके, ये एक नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। इफ प्राइसेस वर कंप्लीटली फ्लेक्सिबल and international conditions caused aggregate demand to increase at every price level, then prices are completely flexible. थोड़ा सा सोचें, completely flexible, अप भी डाउन भी,
तो क्या होता है, ये क्लासिकल केस है जिसमें एग्रीगेट सप्लाई कर्व आपकी वर्टिकल होती है। लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व वर्टिकल है आपकी, क्लासिकल केस के अंदर ये सिचुएशन है, और दिस इज़ योर एग्रीगेट डिमांड। और ये अगर एग्रीगेट डिमांड राइज कर जाए तो क्या सिचुएशन होती थी, आपकी प्राइस राइज कर जाती थी। सो इंडिकेशन कहाँ मिली, कंप्लीटली फ्लेक्सिबल प्राइसेस। केन्स में आपके पास प्राइसेस फुली फ्लेक्सिबल नहीं है। वेजेस भी आप देखते हैं वहाँ पर, तो क्या होती हैं, वेजेस आर यू कैन से फ्लेक्सिबल अप रिजिड डाउन। तो जनाब जब प्राइसेस फ्लेक्सिबल हैं तो क्लासिकल की इंडिकेशन मिली, तो क्लासिकल से एग्रीगेट सप्लाई बनाई आपने, एडी तो आपको बता दिया उसने कि एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो गई है। ओके, देन व्हाट विल हैपन, प्राइस एंड जीएनपी वुड क्लाइंब। जीएनपी नहीं क्लाइंब होगी आपकी, जीएनपी तो आउटपुट आपकी फिक्स है। प्राइसेस वुड क्लाइंब एंड जीएनपी वुड फॉल, ये भी पॉसिबल नहीं है। अब कितना आसान हो गया है डायग्राम को समझने के बाद। नेक्स्ट, प्राइसेस वुड क्लाइंब बट जीएनपी वुड रिमेन बिलो इट्स पोटेंशियल। बिलो इट्स पोटेंशियल तो है नहीं, पोटेंशियल पे है। सो प्राइसेस वुड फॉल एंड जीएनपी वुड रिमेन एट इट्स पोटेंशियल। प्राइसेस वुड फॉल, नो, एडी से प्राइसेस राइज करेंगी। प्राइसेस वुड क्लाइंब टू मेंटेन जीएनपी एट इट्स पोटेंशियल। सो प्राइसेस ने इंक्रीज होना है और आपकी आउटपुट वहीं मेंटेन रहेगी। दिस इज़ द आंसर, बिकॉज ये सिचुएशन होने जा रही है। अगर आपकी प्राइसेस इंक्रीज ना हो तो दिस वुड बी द गैप। ठीक है जी, तो ये यहाँ से आप वापस इधर चले जाएंगे, आउटपुट आपकी मेंटेन रहेगी। ई इज़ योर आंसर। ये एमसीक्यू पहले भी आ चुका है, मेरा ख्याल है जो मॉडल पेपर मैंने करवाया था किसी कारवान डोगर या भट्टी की बुक का था शायद, जिसका नाम मॉडल पेपर था। मॉडल पेपर पे मेरी 3 वीडियोस थी, वो एक ही मॉडल पेपर था 100 एमसीक्यू का, तो उसकी 3 वीडियोस में मैंने उसे कवर कराया था। तो उसमें शायद ये एमसीक्यू आया था, इफ़ अ परफेक्टली कम्पिटेटिव इंडस्ट्री इज़ इन लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑल फर्म्स विल। इफ़ अ perfectly competitive industry in the long run equilibrium, all firms in the industry will have equal marginal cost, will have identical supply curves, operate at full। अगर अब आप देखते हैं ना, 2 फर्म्स हैं, ठीक है, एक इंडस्ट्री के अंदर, ये जो आप इक्विलिब्रियम बनाते थे, डायग्राम आपको याद होगी, इवन मैं ख्याल बैचलर लेवल में भी डायग्राम बनाते, तो इनकी जो एमसी है वो इक्वल होती है, दे हैव इक्वल मार्जिनल कॉस्ट। सो इसमें कोई दो राय नहीं है। सो आपको बाकी हैव आइडेंटिकल प्लांट साइज ऐसा कुछ नहीं है, हैव इक्वल फिक्स कॉस्ट ऐसा भी नहीं है, ऑपरेट एट पॉइंट वेयर मार्जिनल कॉस्ट जस्ट कवर्स ऑल द वेरिएबल कॉस्ट ऐसा कुछ भी नहीं है। सो दिस इज़ द सेम केस। तो आपने करना ये है, अगर आपको कन्फ्यूजन होती है तो आपने क्या करना है, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्री की जो डायग्राम थी ये, जिसमें फर्म ए बी 1 और 2 फर्म का, तो इसको ज़रा एक दफ़ा आपने रिवीजन कर लेनी है, तो ये इससे रिलेटेड आपके एमसीक्यू अच्छे अटैम्प्ट हो जाएंगे। Okay, the next MCQ is related to utility. Let there are 2 goods X and Y for individual A. The marginal utility of X is 2. MU of X is 2 and the price is equal to 10. तो 2/10 हो गया ये. Okay. While the marginal utility of Y is 1, marginal utility of Y is 1 and price is 10. Where both equal to 10. दोनों की prices जो हैं वो क्या हैं, 10 हैं. If the prices of X and Y are both equal to this, then individual A could improve his welfare even without any, बाकी इसको छोड़ दें, एक्स्ट्रा इनकम। बात ये हो रही है कि ये सिचुएशन हो अगर 2/10 इन 1/10, तो यहाँ पे देखें आपके पास 1/5 है और ये आपके पास 1/10 है। ऐसी सिचुएशन में जो आपके पास लार्जर वैल्यू है वो ये है, ठीक है। तो आपने कौन सी, यानी कि आपने x को इंक्रीज़ करना है या y को इंक्रीज़ करना है टू इंक्रीज़ योर वेलफेयर। सो इसकी यूटिलिटी तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फॉल हो चुकी है, 1 पे है, ठीक है। जिसकी यूटिलिटी ज़्यादा आपके पास अभी होती है, लाइक इसकी आपके पास 2 है, इसकी आपके पास 1 है, एक तो ये इंडिकेशन है, तो आप इसको ज़्यादा यूज़ कर लें, ठीक है, सो दैट के फिर ये इक्वेट हो जाए, ये कंडीशन फुलफिल हो जाए, MU x ओवर P ऑफ X इज इक्वल टू MU ऑफ Y और P ऑफ Y।
सपोज जस्ट मैं ये पहले भी एक दफ़ा एमसीक्यू करा चुका हूँ, यानी इसकी रेशो का आंसर अगर 20 आ रहा हो और इसकी रेशो का आंसर 10 आ रहा हो, तो आपने एक्स को इंक्रीज़ करना है, क्योंकि ये जो रेशियो है ये लार्जर वैल्यू जो दे रही है उसको आपने इंक्रीज़ करना है, सो दैट के विद द इंक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ दिस एक्स, ये आंसर है ये स्मॉलर होता जाएगा एंड विल बिकम इक्वल टू दिस। सो इससे ओवरऑल वेलफेयर इंक्रीज होगी। सो अगर आपको इस तरह के एमसीक्यू दोबारा ना समझ आए तो आपने क्या करना है, यूटिलिटी अप्रोच को जाके थोड़ा सा रीड करें, ये वाली इक्वेशन है ये वाला, इसका सोल्यूशन कहीं देखें तो यू विल अंडरस्टैंड दिस एमसीक्यू। सो आंसर आपके पास है इस एमसीक्यू का, कंज्यूमिंग मोर ऑफ एक्स इवन एट द एक्सपेंस ऑफ कंज्यूमिंग लेस वाई, कंज्यूमिंग मोर ऑफ वाई इवन एट द एक्सपेंस ऑफ एक्स, कंज्यूमिंग मोर ऑफ एक्स only if consumption of y could be maintained at the original level, consuming less x but only if consumption of y could be maintained at original level, maintaining the current consumption pattern। तो ये तो हो नहीं सकता। सो अब आपके पास दो ऑप्शन हैं जिसमें आपको कन्फ्यूजन होगी, एक कंज्यूमिंग मोर एक्स इवन एट द एक्सपेंस ऑफ कंज्यूमिंग लेस वाई, और दूसरा सी कंज्यूमिंग मोर एक्स ओनली इफ कंजम्पशन ऑफ वाई कुड बी मेंटेन एट द ओरिजिनल लेवल। अब आपको ये वाली बात देखनी पड़ेगी, इवन विदाउट एन इन्फ्यूजन ऑफ एक्स्ट्रा इनकम, यानी कि इसका मतलब ये हुआ, वो कह रहा है कि उसकी इनकम में कोई चेंज नहीं आई है, आपकी जो वाई यानी चले इनकम कांस्टेंट है, फॉर एग्जांपल उसकी $100 इनकम है तो वो कांस्टेंट है। सो फिर कैसे होगा, आपने एक्स इंक्रीज़ करना है और वाई को डिक्रीज़ करना है। $10 एक यूनिट अगर आप वाई का कम करते हैं और वो $10 यूज़ करते हैं एक्स को परचेज करने के लिए, योर यूटिलिटी विल डेफिनेटली इंक्रीज। सो आंसर आपका जो है वो ए है। सो दिस वुड बी योर आंसर, कि आपने इसको कम करना है। ओके, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इज रिलेटेड टू द वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है जी, तो अब आपके पास क्या है, इफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज लेस देन मार्जिनल कॉस्ट देन सर्टेनली व्हाट विल, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज लेस देन द मार्जिनल कॉस्ट। ओके, व्हाट इज हैपनिंग, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ओके दिस इज योर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, दिस इज योर मार्जिनल कॉस्ट, average variable is less than the marginal cost, this is average variable cost less है margin cost, तो क्या हो रहा है, then certainly देखें हो क्या रहा है, average variable cost fall कर रही है per unit total cost, per unit total cost is rising, how it is possible, this is your average cost ATC, तो per unit cost ये तो fall कर रही है, ये तो नहीं हो सकता। पर यूनिट टोटल कॉस्ट इज कांस्टेंट, ये भी नहीं हो सकता। पर यूनिट टोटल कॉस्ट इज फॉलिंग, ओके दिस कैन बी हैपन, ये भी हो सकता था। तो ये सिचुएशन होती है कि ये फॉल कर रहा है तो ये आपके पास क्वांटिटी है, this is the situation। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज लेस देन मार्जिनल कॉस्ट, तो होता ये है हमेशा, तो कलर्स के साथ हो जाता है मेरा झगड़ा। तो मुझे होना चाहिए, लगता है ऐसे कि मैं कलर ब्लाइंड हूँ। दिस इज़ माई MC, लास्ट टाइम भी मैं MCQ यही करवा रहा था, अब मुझे पिंक बनाना पड़ेगा, ये MCG मेरा पिंक है दिस इज़ माई MC, पिंक इज़ MC, दिस इज़ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पे सिचुएशन उसने पूछी है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज़ लेस देन मार्जिनल कॉस्ट, तो मैं इसको क्या कह रहा हूँ, इसको कह रहा था, तो सॉरी ये है जी आपके पास लेस, ये तो ग्रेटर हो गया यहाँ पे, तो ये यहाँ पे उसने पूछा ये एरिया कोई, ये इससे आगे वाला एरिया, इस पॉइंट से सिचुएशन आगे वाली, तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो रहा है ये हमने देखना है। सो कनेक्टिंग सिचुएशन, मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ
सो दैट कि आपके लिए काफ़ी कुछ चीज़ें ज़रा क्लियर हो जाएं। This is your average variable cost, this is your marginal cost, this is your suppose average cost। ठीक है जी, बस थोड़ी सी रफ सी बनाई है, सिचुएशन डिस्कस हो जाए ज़रा। तो ये सिचुएशन है आपके पास यहाँ से ऑनवर्ड आगे की, जिसमें आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट लेस है मार्जिनल कॉस्ट। सो हमने डिस्कस करना है ये वाला एरिया। तो अभी आप ज़रा सिचुएशन देख लेते हैं, डायग्राम भी नज़र आ रही है। द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज़ लेस देन द मार्जिनल कॉस्ट, देन सर्टेनिटी पर यूनिट टोटल कॉस्ट इज़ राइजिंग। ये सिचुएशन है, ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये वाला पोर्शन जो है इसके अंदर अभी वो फॉल कर रहा है, ये राइज़ करना शुरू हो जाता है, स्टिल आपके पास ज़रा ये देखें तो ये फॉल कर रहा है। सो ज़रूरी नहीं है, बिकॉज ये वाले पोर्शन में 80 से अभी फॉल कर रहा है, सो राइजिंग ज़रूरी नहीं है। कांस्टेंट तो हो नहीं सकता, पर यूनिट कॉस्ट इज़ फॉलिंग। ये दोनों अनसर्टेन है क्योंकि देखें ये और ये दोनों अनसर्टेनिटी इस वजह से कि दोनों काम हो रहे हैं। व्हेन योर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज़ लेस देन मार्जिनल कॉस्ट, तो आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट फॉल भी कर रही है और राइज भी कर रही है। ये देखिए यहाँ फॉल कर रही है और यहाँ राइज कर रही है। सो ये दोनों सिचुएशन सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट इज़ फॉलिंग, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट इज़ फॉलिंग, ये सिचुएशन है। फॉलिंग तो है नहीं, इसके बाद तो कन्फर्म राइज कर रही है। कन्फर्म तो फॉल तो कर ही नहीं रही है, तो आपके पास आंसर जो है वो ई है। सो अब आप ये देखें कि हालांकि बेसिक सा एमसीक्यू था, लेकिन ये है कि वो डायग्राम की वजह से आपका आंसर कितना रॉन्ग हो जाता है। तो इससे रिलेटेड ये जो 4 कॉस्ट कर्व रिलेशनशिप होता है, इसमें अभी मैंने एवरेज फिक्स कॉस्ट नहीं बनाया, ये आपने ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। इससे रिलेटेड 100% एक एमसीक्यू पेपर में आता है। ओके, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इज द सप्लाई कर्व फॉर मोनोपोलिस्ट इज ऑलवेज। सप्लाई कर्व तो होता ही नहीं है मोनोपोलिस्ट का, तो फिर भी देखते हैं। मोर इलास्टिक देन सप्लाई कर्व फॉर, लेस इलास्टिक देन सप्लाई कर्व फॉर परफेक्ट कंपटीशन, मोर इलास्टिक देन, सब बस ऐसी टेंशन देने के लिए आपको लिखा हुआ है। स्टीपर देन, तो ये ऐसी सिचुएशन है ही नहीं, ना ए ना बी ना सी ना डी। अनडिफाइंड होता है मोनोपोलिस्ट का सप्लाई कर्व, बिकॉज द प्राइस आउटपुट डिसीजन ऑफ मोनोपोलिस्ट डिपेंड्स अपॉन द मार्केट डिमांड। ये है जी आंसर आपका। सिंपल बात ये है कि जब भी सप्लाई कर्व ऑफ मोनोपोलिस्ट आए, वेदर आप कह सकते हैं कि एग्जिस्ट नहीं करता, या फिर आप कह सकते हैं अनडिफाइंड है, बिकॉज आपके ओके नाउ सिचुएशन आपके पास जो है वो ये है कि गिवन द ISLM कंस्ट्रक्शन illustrated in figure above, an increase in government spending can be expected to। अच्छा हो क्या रहा है कि ISLM, मैं क्या करता हूँ, ये बुक के जो वो होते हैं नंबरिंग मैं अपने हिसाब से चेंज कर देता हूँ, क्योंकि मैं जो MCQs PPSC के इंपॉर्टेंट होते हैं आपके वही डिस्कस करता हूँ, दैट्स वाई फिर मैं नंबरिंग चेंज कर रहा होता हूँ। अच्छा, तो क्या है कि गिवन द ISLM कंस्ट्रक्शन इलस्ट्रेटेड इन फिगर अबव, इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग कैन बी एक्सपेक्टेड टू, यानी कि एक सिंपल ISLM फ्रेमवर्क में अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज हो तो जाहिर सी बात है आपका जो IS कर्व है वो अपवर्ड शिफ्ट होगा, जिससे आपकी GNP या GDP इनकम आउटपुट चेंज होगी और आपका इंटरेस्ट रेट भी राइज करेगा। सो इंक्रीज इन बोथ इंटरेस्ट रेट एंड GNP। रिड्यूस बोथ हो नहीं सकता, रिड्यूस GNP नहीं हो सकता, इंक्रीज GNP बट कॉज इनडिटर्मिनेट एम्बिगुअस इफेक्ट ये नहीं हो सकता, इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट बट कॉज इनडिटर्मिनेट नो। सो कंफर्म ये है कि आपके आउटपुट इंक्रीज होगी और इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा, ए आपका आंसर है। ओके, द नेक्स्ट MCQ इज रिलेटेड टू अगेन ISLM फ्रेमवर्क, जो कि अभी हमने डिस्कस किया था। गिवन द ISLM कंस्ट्रक्शन ऑफ द फिगर अबव, एन अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन द प्राइस लेवल इन द एब्सेंस ऑफ एनी पॉलिसी एडजस्टमेंट, कोई पॉलिसी एडजस्टमेंट नहीं है तो प्राइस लेवल राइज होने से आपको पता है आपका जो LM कर्व है वो बैकवर्ड शिफ्ट होता है, बिकॉज जो आपकी रियल मनी सप्लाई है वो फॉल कर जाती है। ठीक है, तो आपका जो LM कर्व है प्राइस से जस्ट LM शिफ्ट होता है, IS शिफ्ट नहीं होता है। तो LM के बैकवर्ड शिफ्ट होने से आपकी जो आउटपुट है वो फॉल करेगी एंड इंटरेस्ट रेट जो है वो राइज करेगा। जस्ट ये अंडरस्टैंडिंग आपसे वो पूछना चाह रहे थे। सो
इंक्रीज इन बोथ इंटरेस्टेड एंड जीएनपी, नो, इंक्रीज नहीं होगी, जीएनपी फॉल करेगी. रिड्यूस बोथ इंटरेस्ट, नो, इंक्रीज जीएनपी बट कॉज इंटरेस्ट रेट टू फॉल, इंक्रीज इंटरेस्ट रेट बट कॉज जीएनपी टू फॉल. डी आपका आंसर क्लियर कट है. ये एमसीक्यू भी एक बार पहले कहीं डिस्कस हो चुका है. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट अ बैरियर टू एंट्री इनटू द मार्केट. Does not represent. Which one is not a barrier to entry into the market? Import quota is a barrier. Patent laws are barriers. Copyrights है ना आपके पास. गवर्नमेंट फ्रेंचाइज देती है और वो कॉज ऑफ मोनोपली बन जाता है. सो ये भी नहीं हो सकता. कॉज ऑफ ऑलिगोपली बन जाता है तो ये बेसिकली हर्डल है ना, बैरियर्स टू एंट्री है. इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस इम्पोज्ड अपॉन ऑल प्रोड्यूसर इन द गिवन इंडस्ट्री. सो जो नई इन्वायरमेंट रेगुलेशन को पूरा कर सकता, सॉरी, तो इन्वायरमेंट रेगुलेशंस भी आपके पास क्या हैं, ये बैरियर्स टू एंट्री हैं. एंटी ट्रस्ट लेजिस्लेशन जो होती है ये बेसिकली एंटी ट्रस्ट लॉज होते हैं. दीज आर अगेंस्ट कार्टल होते हैं, अगेंस्ट मोनोपलीज होते हैं. सो कि कोई मोनोपली ना क्रिएट करे, कोई कार्टल ना क्रिएट करे, इसके बेसिकली दे आर नॉट कंसिडर एज बैरियर्स टू एंट्री, दे आर अगेंस्ट द बैरियर. सो ये फ्री मार्केट की तरफ लेके जाते हैं. न्यू एंट्री ऑफ द फर्म्स को फैसिलिटेट करते हैं एंटी ट्रस्ट लेजिस्लेशन. सो दी इज द आंसर. Okay, the next important MCQ is related to present value. The present value of $1,000 payable in 1 year with the market rate of interest of 11% is approximately equal to. So present value of 1,000 payable in 1 year with the market rate of interest of 11%. ठीक है. इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसका डिस्काउंट रेट निकालना है और हमने बेसिकली फ्यूचर में मिलने वाले 1,000 की प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड आउट करना है. सो करना ये है कि आपने 1,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर की पावर 1, ये प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फार्मूला है. आपने आर की जगह अप्रॉक्स 11% करना है, 1.11. ठीक है जी. इसकी पावर 1 ना भी लगाएं तो 1000 को 1.1 पे अगर आप डिवाइड करते हैं, अप्रॉक्स इसलिए कहा है क्योंकि अप्रॉक्स इक्वल टू 900 के करीब करीब ही होगा. सो आंसर आपका जो है वो 900 है. 110 हो नहीं सकता, 1000 सेम नहीं रह सकता और वैल्यू बढ़ तो सकती नहीं है. ये 9000 तो किसी सूरत भी नहीं है, ये 1110 भी नहीं हो सकता. सो आपके पास क्लियर कट आंसर है. सो प्रेजेंट वैल्यू निकालना आपको आना चाहिए, अप्रॉक्स कम अज़ कम आना चाहिए. सो उसका तरीका ये होता है, ये फार्मूला मैंने आपको बता दिया. ओके, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इज रिलेटेड टू मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. फर्म डिजायर टू सेल मोर आउटपुट एट इक्विलिब्रियम. एट इक्विलिब्रियम, दिस इज द इक्विलिब्रियम वेयर एम सी इज इक्वल टू एम आर. ये हो गई सिचुएशन, ये आ रहा है, ये आपके पास एम आर है. Why firm is willing to sell? In monopolistic competition, firm desire to sell more output at equilibrium because price is greater than average cost. Price is greater than average cost. Equilibrium की condition में ज़रूरी नहीं है कि फर्म की प्राइस ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट हो. आपका ये इक्विलिब्रियम यही बनाते हैं ना आप. एवरेज कॉस्ट ऊपर भी चली जाती है, एवरेज कॉस्ट इधर भी आ जाती है, एवरेज कॉस्ट यहाँ भी चली जाती है. सो ये नहीं हो सकता. प्राइस इज़ ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इसलिए इसका ये और ये एक ही बात है. प्राइस इज़ ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट. सो इक्विलिब्रियम पे यही वाली बात होती है. बिकॉज आपकी प्राइस ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट है, यू विल प्रोड्यूस मोर. प्राइस इज इक्वल टू मार्जिन रेवेन्यू, इसका कोई ताल्लुक नहीं है. मार्जिन रेवेन्यू यहाँ तो होती नहीं है. प्राइस इज़ लेस देन एवरेज कॉस्ट, इसका भी तब तो बिल्कुल ही नहीं वो करेगा सेल. सो आपका क्लियर कट आंसर ये है, सी ही है और कोई आंसर बनता नहीं है. ओके, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इज related to price leadership model, dominant price leadership model. In the dominant firm model, the profit of the competitive, ये मिस्टेक है, फर्म्स जो फॉलोअर्स होती हैं आर, द प्रॉफिट ऑफ द कॉम्पिटिटिव, यानी कि फॉलोअर्स का जो प्रॉफिट है ऑलवेज नेगेटिव ना,
ऑलवेज ज़ीरो, बिकॉज ऑलवेज ज़ीरो तो नहीं हो सकता ना, कुछ फर्म को प्रॉफिट पॉजिटिव हो रहा होता है, ठीक है। ऑलवेज पॉजिटिव, बिकॉज ऑलवेज पॉजिटिव भी नहीं हो सकता, कुछ आउट ऑफ द मार्केट भी होती थी, क्योंकि डोमिनेंट फर्म अपनी मर्जी से प्राइस रखता था, कुछ आउट ऑफ द मार्केट, कुछ रिमेनिंग। सो ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज द फ्रिंज, ज़रूरी नहीं है ये फ्रिंज का मतलब यहाँ पे फर्म्स है, फर्म्स आर मोर एफिशिएंट देन द डोमिनेंट फर्म, ऐसे पॉसिबल नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। एनी ऑफ द अबव, डिपेंडिंग एनी ऑफ द अबव नहीं हो सकता, आइदर पॉजिटिव होगा या ज़ीरो होगा, बट नेवर नेगेटिव, यही आंसर है आपके पास। तो ये है जी सिचुएशन। Okay, the next important MCQ is the profit maximizing output for monopolist with positive variable cost is always profit maximizing output for। अच्छा, ये तो आपको टेंशन देने के लिए दिया है, पॉजिटिव वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट तो पॉजिटिव ही होती है, नेगेटिव तो नहीं होती, जो बात ये है द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट फॉर मोनोपोलिस्ट ग्रेटर देन। अच्छा जी, कंपैरिजन, असल में ये कंपैरिजन है प्रॉफिट मैक्सिमाइज़र का रेवेन्यू मैक्सिमाइज़र के साथ। तो अगर आपको थोड़ा सा याद हो, जब आप छोटे होते थे तो ये डायग्राम बनाते होते थे, प्रॉफिट तो मैक्सिमाइज होता है जहाँ पर स्लोप ऑफ योर TC एंड TR इक्वल हो रही है यहाँ पे ये, और रेवेन्यू मैक्सिमाइज हो रहा है यहाँ पे। सो प्रॉफिट मैक्सिमाइज़र तो यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा X पाई, और सेल्स मैक्सिमाइज़र या रेवेन्यू मैक्सिमाइज़र होगा XSM, ठीक है जी। तो उसकी आउटपुट ज़्यादा होती है, ग्रेटर देन द रेवेन्यू मैक्सिमाइज़र आउटपुट तो पॉसिबल नहीं है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज़र की आउटपुट ग्रेटर नहीं होती, लेस होती है, इक्वल नहीं होती है, लेस देन द रेवेन्यू मैक्सिमाइज़र आउटपुट। तो ये आपके पास जो आंसर है वो C है। डायग्राम मैंने आपको बना दिया। वैसे अगर आपको देखना हो तो बूमल सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन मॉडल अगर आप देख लें तो यू विल अंडरस्टैंड द कंपैरिजन। ओके, द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट MCQ इज इफ इन्फ्लेशन इज 5% एंड डेप्रिसिएशन इज रनिंग 15%, ठीक है जी, दो नुकसान हो रहे हैं जी। 5% इन्फ्लेशन है, डेप्रिसिएशन इज रनिंग 15%, अ वीडियो गेम कॉस्टिंग 2000 and producing an annual revenue of 200, cost an annual revenue of 200 has a real rate of return of, तो रियल रिटर्न उसका क्या होगा। अब यहाँ पर सोचने की बात ये है कि एक वीडियो गेम है, सपोज करते हैं कि एक शॉपकीपर है, बल्कि एक शॉप है जिस पे वीडियो गेम चलाई जाती है, ठीक है। अब वो परचेज़ करके आता है 2000 की एक गेम और अपनी शॉप पे किड्स के लिए रखता है, जो कि बच्चे आके प्ले करते हैं। तो उसका रेवेन्यू कह लें या उसका जो प्रॉफिट कह लें वो 200 है, जो कि 2000 का 200 मीन्स 10% उसको बेनिफिट हो रहा है। एवरी ईयर उसे 10% बेनिफिट हो रहा है फ्रॉम अ वीडियो गेम, बट उसकी जो वो वीडियो गेम है वो डेप्रिशिएट हो रही है 15%, दूसरा इन्फ्लेशन हो रहा है। तो इसका मतलब है 20% जो है उसकी जो रियल वैल्यू है वो फॉल कर रही है। 10% का बेनिफिट हो रहा है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। सो नेगेटिव में से पॉजिटिव निकालें तो नेगेटिव 10% बचता है आपके पास, जो कि उसका रियल रिटर्न है, जो उसे 1 ईयर के बाद उसे मिल रहा है 10% पर ईयर। नहीं, ये 20 का तो लॉस हो रहा है सीधा सीधा, जो उसने बता दिया। 0% तो है नहीं, $200 का तो कोई ताल्लुक नहीं बन रहा, ठीक है जी। सो रियल रिटर्न उसको पॉजिटिव में तो मिल नहीं सकता ना, तो 20% पर ईयर बन नहीं रहा, तो दैट इज़ द आंसर। E is the option. Okay, the last MCQ for today is related to disguised unemployment. Apparently, a person is working but not productively contributing in the production process. Disguised unemployment और hidden unemployment. देखते हैं जी इसकी कहाँ से डेफिनेशन हमें मिलती है। डेफिशिएंसीज इन पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स दैट गिव इनकरेक्ट इम्प्रेशन ऑफ द लेबर फोर्स, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। कलेक्शन ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, तो इससे भी कोई ताल्लुक नहीं बनता। कलेक्शन ऑफ वर्कर्स
in traditional occupations who cannot be enticed to move to industrial, नहीं ऐसा कुछ नहीं है. Unemployment attributed to insufficient international demand for output, इसका भी तो नहीं. Collections of agriculture workers whose marginal products are nearly zero for all or most of every year. So यही आपके पास आंसर बनता है, जो कि मैंने आपको डेफिनेशन भी थोड़ी बहुत उसका कॉन्सेप्ट दिया. So that was all about today's lecture related to important MCQs. Thanks for watching the video, and share with your friends as time is short for your test, and keep watching the video, sharing it. Subscribe my channel if you have not subscribed. Thank you very much, and ignore if I have made any mistake in some of the MCQs. जो मैंने कहीं पास्ट पेपर में 1-2 मिस्टेक्स मेरे से हुई हैं, वो मैं पिन कर देता होता हूँ MCQs को, जहाँ पे 2015 का एंड 11 का पेपर कहीं डिस्कस हुआ था. तो 1-2 मिस्टेक्स हैं, वो मैंने खुद पिन किए हुए हैं, तो उसको आप देख लीजिएगा जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, तो उसको इग्नोर कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट, एंड बाय बाय.